की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत। केजरीवाल ने सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को दी है चुनौती। तो अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। केजरीवाल ने सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को दी है चुनौती और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत। केजरीवाल ने सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को दी है चुनौती। तो अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीबीआई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आज इसी मामले पर सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। शराब नीति घोटाला केस में जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीबीआई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि ईडी मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत और केजरीवाल ने अब सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है और इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है और अब उन्होंने सीबीआई मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो क्या लग रहा है, राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? अखिलेश जी, दिल्ली के तिहाड़ जेल में शराब के कथित घोटाले के केस में बंद अरविंद केजरीवाल की आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज सीबीआई की हिरासत के मामले में सुनवाई करेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल को शराब के कथित घोटाले ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, तो आज देखना होगा कि ईडी के तरफ से जो मिली जमानत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के तरफ से पेश होंगे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी जाएंगी कि जब कथित शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ईडी वाले मामले में जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा चुकी है, वहां पर कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं मिला था, तो अब सीबीआई ने उसी मामले में फिर गिरफ्तारी की है, तो इसमें अब लंबे समय तक गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और लिहाजा उनको जमानत दी जाए। तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है या नहीं देता है। वहीं पर दूसरा पक्ष और देखना होगा कि सीबीआई के तरफ से सॉलिसिटर जनरल ए राजू जब पेश होंगे, क्या उनके तरफ से इस मामले में विरोध किया जाएगा या फिर विरोध नहीं किया जाएगा। इस पर निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं। जी अखिलेश जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी देखा, संजय सिंह को जमानत मिली, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, तो क्या लग रहा है आज कितने % चांसेस हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के चांस लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, इसी मामले में आरोपी, आम आदमी मामले में आरोपी के कविता को भी जमानत मिल गई है। तो अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना बाकी है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के काफी चांस हैं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सीबीआई की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चलिए बढ़ते आगे खबरों में और अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। लाडवा से हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे। 67 उम्मीदवारों की सूची, 9 विधायकों को का टिकट कटा है। 2 मौजूदा विधायकों की सीट भी बदली गई है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को बरवाला से टिकट मिला। लक्ष्मण यादव को कोसली की जगह रेवाड़ी से टिकट दिया गया है। भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि को बनाया गया उम्मीदवार। तो अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इसमें सबसे जो खास बात निकलकर वो ये सामने आई है कि नायब सिंह सैनी की सीट में बड़ा उलटफेर किया गया है, क्योंकि वो करहल से विधायक थे और अब उनको लाडवा से। तो क्या कुछ बदलाव, मतलब कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके जरिए नायब सिंह सैनी की सीट में बदलाव किया गया? अखिलेश जी देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चुनावी सीट को और सिटिंग सीट को बदल देना इन तमाम मायनों में ज्यादा अहम माना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले एक विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर थे और उनके विधानसभा चुनाव में अपनी ही सीट पर चुनाव लड़ना रहता था और अपनी सीट पर ही चुनाव प्रचार करके अपनी सीट जीतने का लक्ष्य रहता था। लेकिन अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के चुनाव की पूरी कमान अपने कंधों पर लेकर
बतौर मुख्यमंत्री चल रहे हैं, तो उनको हरियाणा के हर सीट पर चुनाव प्रचार करना है, हर विधायक के लिए रैली करनी है, हर विधायक के लिए रोड शो करना है। इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक ऐसी सुरक्षित सीट जहां पर उनको चुनाव जीतने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो और चुनावी टक्कर भी उतनी कड़ी ना हो, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक एक सीट पर जाना है, एक एक समीकरण को देखना है, एक एक रणनीति के हिस्सेदार बनना है और हर विधायक को जिताकर सरकार बनाने का मादा भी उनके कंधों पर डाला गया है। तो इस लिहाज से आप कह सकती हैं कि ये सीट बदलना थोड़ा आसान इसलिए किया गया है क्योंकि ये जिम्मेदारी बाखूबी उनके कंधों पर निभाई जा सके। जी, और जो लिस्ट ये सामने आई उससे ये भी पता चला कि 9 विधायकों का टिकट भी काटा गया है, जिसमें कई नाम शामिल हैं। तो क्या उन विधायकों की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने आया है या आखिर कौन से वो पॉइंट्स थे जिसके जरिए इनका टिकट काटा गया? अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों का टिकट इसलिए काट दिया गया कि उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया था, तो उस विधानसभा क्षेत्र में काफी विरोध थी, जनता में खासी नाराजगी थी, जनता में उनके प्रति विरोध की लहर थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसी को फैसला लिया कि अगर इन वर्तमान विधायकों को टिकट दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को वहां हार मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि किसी तरह का भी जोखिम लेकर उन विधायकों को फिर से टिकट दिया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन 9 विधायकों की टिकट काट दी और नए चेहरों को वहां पर उतारा है ताकि सत्ता विरोधी विधायक की विरोधी लहर और वहां पर उनके नाराजगी का असर काफी कम दिखे और भारतीय जनता पार्टी के नए कैंडिडेट वहां पर जिताऊ साबित हो सके। जी बिल्कुल, जो बड़ा उलटफेर लिस्ट में किया गया है वो हम सभी ने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे हरियाणा विधानसभा से चुनाव से जुड़ी, जहां बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 9 विधायकों का टिकट काट दिया है, 2 मौजूदा विधायकों की सीट भी बदली गई है। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरा है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दिग्विजय नेता वसंतराव चव्हाण की शोक सभा में शामिल होंगे। नांदेड़ से कांग्रेस के सांसद की शोक सभा में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, सांगली में पतंगराव कदम की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे नेता प्रतिपक्ष। तो बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र जाएंगे। दिग्गज नेता वसंतराव चव्हाण की शोक सभा में शामिल होंगे। नांदेड़ से कांग्रेस के सांसद की शोक सभा में होंगे शामिल। सांगली में पतंगराव कदम की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। तो अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र जाएंगे। दिग्गज नेता वसंतराव चव्हाण की शोक सभा में होंगे शामिल। नांदेड़ से कांग्रेस के सांसद की शोक सभा में होंगे शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से अब ये खबर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र जाएंगे, सबसे पहले तो ये कार्यक्रम को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और सांसद में विपक्ष के नेता आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। दोनों नेताओं के महाराष्ट्र में 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। पहला कार्यक्रम कांग्रेस के सांसद नांदेड़ से रहे वसंतराव चव्हाण की पिछले दिनों मौत हो गई थी। वो लंबी बीमारी के बाद उनकी हुई मौत के बाद आज उनका शोक सभा रखा गया है। उसमें कांग्रेस के दोनों नेता खड़गे और राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं, शोक सभा में शामिल होंगे और परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करने के साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं के साथ ही साथ कांग्रेस के नांदेड़ से सांसद रहे वसंतराव चव्हाण के परिवार से बात करेंगे, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भी उपचुनाव होने की संभावना है, इसलिए वहां पर उन चुनौतियों को लेकर भी बात करेंगे। इसके साथ ही एक दूसरा कार्यक्रम भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का रखा गया है। शोक सभा के बाद दोनों नेता सीधे
सांगली जाएंगे, जहां कांग्रेस के बड़े नेता रहे पतंग राव कदम के पुतले का अनावरण होगा, उसका भी एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होकर इस पुतले का आज। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने घोषणा पत्र समन्वय समिति की गठित की है और जम्मू कश्मीर हरियाणा के लिए घोषणा पत्र समन्वय समिति गठित की है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति टीएस सिंह देव अमिताभ दुबे को सौंपा गया कार्यभार। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र समन्वय समिति की गठित की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता, विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। तो अखिलेश जी, जिस तरीके से अब ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र समन्वय समिति की गठित की है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास इस खबर पर? कांग्रेस ने आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव जिन भी राज्यों में होने वाले हैं और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उनका घोषणा पत्र जारी करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है। समन्वय समिति में अगर देखा जाए तो टीएस सिंह देव, जो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं, उनको शामिल किया है, अमिताभ दुबे को शामिल किया गया है। इनकी अगुवाई में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव जहां हो रहे हैं, वहां के घोषणा पत्र बनाएगा कि कांग्रेस उन घोषणा पत्रों में क्या क्या घोषणा करेगी, जिससे उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनावी जनसभाओं में जिनका जिक्र करके वोटरों को आकर्षित करके और कांग्रेस के प्रत्याशियों और उनके सहयोगी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताया जा सके और वहां पर सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब हो सके। तो चाहे झारखंड का विधानसभा आगामी दिनों में होना है, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना है, वर्तमान में हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो इन राज्यों को लेकर एक समन्वय समिति गठित की गई है। ये समन्वय समिति यहाँ के राज्यों को ध्यान में रखकर एक घोषणा पत्र तैयार करेगी, जिसकी घोषणाएं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जाएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता अपने चुनावी अभियान में इस घोषणा पत्र का इस्तेमाल करेंगे और चुनावी रैलियों में इन घोषणाओं का ऐलान करके वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करके कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। और आगे आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको बता रहे थे, जहां कांग्रेस ने समन्वय समिति गठित की है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देर रात हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया, शासनादेश के मुताबिक किए गए तबादले। अहम जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। कई जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया है। उत्तराखंड से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और शासनादेश के मुताबिक कई बदलाव किए गए हैं, कई तबादले किए गए हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई जिलों के जिलाधिकारियों को बदला गया। शासनादेश के मुताबिक ये तबादले किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। उत्तराखंड से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देर रात बड़ा प्रशासनिक उलटफेर देखने को मिला। कई जिलों के जिलाधिकारियों के तबादले किए गए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां डीएम सोनिका सिंह को पद से हटाया गया। सविन बंसल होंगे देहरादून के नए डीएम। दीपक रावत को मिली नई जिम्मेदारी। दीपक रावत अब होंगे सीएम के सचिव। पहले कुमाऊं मंडल के कमिश्नर पद पर थे तैनात और झरना कमथान को शिक्षा महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दीपक रावत को मिली नई जिम्मेदारी। दीपक रावत अब होंगे सीएम के सचिव। पहले कुमाऊं मंडल के कमिश्नर पद पर थे। झरना कमथान को शिक्षा महानिदेशक की जिम्मेदारी। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डीएम सोनिका सिंह को पद से हटाया गया। सविन बंसल होंगे देहरादून के नए डीएम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, दीपक रावत अब होंगे सीएम के सचिव। और अब खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां शाहजहांपुर में नगर के कृष्णा अस्पताल में 2 दिन तक लाश का इलाज चलता रहा। ये आरोप मृतक के परिजनों ने लगाते हुए अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। लगभग 4 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने मृतक के परिजनों को समझाने का प्रयास किया। मृतक के परिजनों ने बताया कि उन्होंने अपने 14 वर्षीय पुत्र को 5 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई, लेकिन 2 दिन तक इलाज करने के बाद उसे मृत घोषित किया गया। तो परिजनों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू किया और सड़क पर जाम लगा दिया। फिलहाल पुलिस ने वहां पहुंचकर यातायात सुचारू कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। आज शाम 6 बजे करीब शहबाज नगर निवासी एक व्यक्ति हैं, जिनके 14 वर्षीय पुत्र को यहाँ कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, जिस बात से परिजन नाराज थे कि डॉक्टर द्वारा लापरवाही की गई है और इसी कारण से उन्होंने अस्पताल के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया था। मौके पर पुलिस पहुँच गई थी, उनको समझा बुझा दिया गया है। फिलहाल जो परिजन है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, उस तहरीर के संबंध में पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यातायात सुचारू रूप से चालू है। और खबर आपको बता रहे थे, जहां यूपी के शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे थे, जहां एक अस्पताल में मृतक का इलाज चल रहा। 2 दिन तक लाश का इलाज चलता रहा। कृष्णा अस्पताल में 2 दिन तक लाश का इलाज चला और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क पर जाम परिजनों की तरफ से लगाया गया। कृष्णा अस्पताल में 2 दिन तक लाश का इलाज चलता रहा और इसी से आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। शाहजहांपुर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने वहां पहुंचकर यातायात सुचारू कर दिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रोहित पांडे जुड़ गए हैं। तो रोहित, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, अस्पताल की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, परिजनों का क्या कुछ कहना है? अस्पताल की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? इस पर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर के अजीजगंज स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में ये मामला हुआ है। शाहजहांपुर का जो कृष्णा हॉस्पिटल है, कल वो चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि परिजनों ने एक आरोप लगाया
जिसमें कि परिजनों ने कहा कि हमारे बच्चे को 5 दिन से एडमिट कर रखा था। केशव नाम का ये बच्चा 14 वर्षीय है जिसको एडमिट कर रखा था और 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टर फिर भी उसका इलाज करते रहे। ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। तो वहीं डॉक्टरों का कोई स्टेटमेंट अभी भी मीडिया के सामने नहीं आया है जिससे कि हम उसे दिखा सकें कि क्या कहा है। पुलिस ने आकर पूरे मामले को शांत कराया। हंगामा काफी बढ़ गया था, घंटों के हिसाब से हंगामा चलता रहा, रोड जाम कर दिया था। पुलिस ने किसी तरीके से परिजनों को समझा बुझाकर शांत कर और कार्रवाई की बात की है। तो वहीं सीओ सिटी सौम्या पांडे का कहना है कि इस पर एफआईआर पंजीकृत की जाएगी और आगे की जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे यूपी के शाहजहांपुर से, जहां कृष्णा अस्पताल में 2 दिन तक लाश का इलाज चलता रहा, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया और पुलिस ने यातायात सुचारू किया। चलिए बढ़ते आगे खबरों में, और राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश। एसटीएफ ने बदमाश मंगेश यादव को किया गिरफ्तार। सीएचसी भादाइया में इलाज के दौरान बदमाश की हुई मौत। जौनपुर जिले के ग्राम अगरौरा का रहने वाला था बदमाश। भारत ज्वेलर्स में हुई थी दिन दहाड़े करोड़ों की चोरी। सुल्तानपुर के मिशीरपुर इलाके में हुई मुठभेड़। एसटीएफ ने 32 बोर की एक पिस्टल व कारतूस बरामद की। 315 बोर का तमंचा बाइक भी बरामद की। लखनऊ से जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित पिकअप की बाइक से टक्कर। बाइक सवार दंपति और मासूम को मारी टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। टक्कर में मां समेत 4 अन्य लोग घायल। पिकअप चालक को पुलिस ने पकड़ा। पिता पुत्र की मौत से गांव में बचा कोहराम। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।